हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं भू चुंबकत्व नामक एक टॉपिक। भू चुंबकत्व से जो सामान्य सा मतलब है, जो भू चुंबकत्व का लॉजिक बात है, वो ये है कि पृथ्वी का चुंबकत्व। कहने का मतलब कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करता है। लेकिन कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक अपना चुंबकत्व है? तो इसके बारे में जब अध्ययन शोध किया गया तो ये पता चला कि पृथ्वी पर एक टापू है मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया में भेड़ चराने वाले लोग जब उस टापू पर गए तो उन्होंने चमड़े का जूता पहना था, और चमड़े के जूते में लोहे के छोटे छोटे कील नीचे लगे होते हैं। ये सामान्य बात है, आप भी जानते होंगे इसको। तो जब वे लोग भेड़ चराते हुए उस टापू पर पहुंचे तो उस टापू पर जो पत्थर थे, वे पत्थर जब पैरों को उठाने लगे तो पैरों को उठाने में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा था उनको। अब उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है। बाद में उन्होंने देखा तो ये पाया, ये महसूस किया कि जूते में जो कील लगे हैं लोहे के, वे लोहे के कील उस टापू के पत्थरों द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक, अब खाली दिमाग शैतान का घर। लोगों ने ये सोचा वहां पर कि आखिर ये पत्थर ऐसा कर क्यों रहा है। तो उन्होंने उस पत्थर को लाया घर, और लाके उसके बारे में जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि यह सिर्फ उन कीलों को नहीं, वह उन सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जो लोहे के बने हुए हैं। मतलब इससे जो अर्थ निष्कर्ष निकला वो ये कि पृथ्वी में जो ये चुंबकत्व का गुण है, ये पत्थर में जो मैग्नीशिया के उस टापू से पत्थर मिले, उनमें जो ये चुंबकत्व का गुण है, आकर्षण, लौह पदार्थों का आकर्षण करने का गुण है, इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी में चुंबकत्व होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये हुई कि लोहे के पदार्थों को, जैसे लोहे का छड़ है, सरिया जिसको बोलते हैं, उस लोहे के छड़ को आप तोड़ करके या काट करके जमीन के नीचे में कई सालों तक रख दीजिए, तो बाद में जब उसको आप निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा कि उस लोहे में भी लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। निष्कर्ष से ये निकला कि जब लोहे को हम बहुत ज्यादा दिनों तक चुंबक के साथ रख देते हैं तो उस लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। मतलब पृथ्वी में चुंबकत्व है तभी तो उस लोहे में चुंबकत्व का गुण आ गया। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो लोहा है, पृथ्वी के गर्भ में जो लोहा है वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। और पृथ्वी के गर्भ में जो लोहा है, पृथ्वी के गर्भ में हम उसको बोलते हैं कोल या क्रोड। उसको बोलते हैं हम कोल या क्रोड। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। मतलब अंदर का जो ताप है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब जब पृथ्वी का ताप बहुत ज्यादा होता है तो पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के कोर में जो लोहे उपस्थित हैं, वे लोहे उस तापायनिक ताप से जो ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, इसके कारण वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे तो जैसे ये आयरन है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो ये क्या करेगा? आयन बना देगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आयन बना देगा। अब जब आयन, चूंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी गोल है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर क्या करता है? घूमता है, ऐसे लगातार घूमते रहता है। अब जब ये घूम रहा है तो ये आयन भी घूमेगा। अब आयन घूमेगा तो यह अपनी ओर आकर्षण करने का इसके अंदर गुण आ जाएगा। इसलिए यह लौह पदार्थों को अपनी
ओर आकर्षित करने लगता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है वो ताप ऊष्मा प्राप्त करके आयन में परिवर्तित हो या आयन दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये बात हो गया। लेकिन साथ में ये बात आया कि अगर ये जैसे चुंबकत्व है, चुंबक है, इसको हम चुंबक मान लें, तो फिर ये भी बात आती है कि जब उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, जब लोहे को हम चुंबक को हम गर्म करेंगे तो चुंबकीय गुणों का क्या होगा? नाश होता है। चुंबक को जब हम गर्म करते हैं तो चुंबकीय गुणों की हानि होती है, मतलब उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर क्लोड में इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी इसके चुंबकत्व का नाश नहीं हो रहा। ठीक है। फिर अन्य कई इस प्रकार से सिद्धांत दिए गए। इस सिद्धांत को ऐसे करके फेल कर दिया गया। फिर दूसरा सिद्धांत आया। कई सिद्धांत देने वाले देते रहे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? लोहा है। तो कई भौतिक शास्त्री, मैंने बताया इस लोहा गर्म होकर आयन में परिवर्तित हुआ, इस कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन कई भौतिक शास्त्री इसे चुंबकीय स्रोत नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? सिर्फ कारण यही है कि जब ये अंदर में क्लोड में जो गर्मी है, गर्मी के कारण लोहा क्या है? द्रव अवस्था में आ गया है। सामान्य सी बात कहूं, अगर लॉजिक लोगे तो क्या होगा? ये द्रव अवस्था में आ गया है और चुंबकत्व जो होता है द्रव अवस्था में कार्य नहीं करता है। पहला चीज। दूसरा चीज कि जब हम लोहे को गर्म कर रहे हैं तो अगर ये चुंबकीय स्रोत होगा तो गर्म के कारण इसका चुंबकत्व खत्म होगा, लेकिन इसका चुंबकत्व खत्म नहीं होता है। इसलिए कई भौगोलिक शास्त्री हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वो क्लोड के अंदर उपस्थित लोहे को चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि पृथ्वी के कोर में बहुत ज्यादा लोहा उपस्थित है जो भू चुंबकत्व का कारण होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भूगर्भ शास्त्री इस लोहे को चुंबकत्व का स्रोत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि तापायनिक ऊष्मा के कारण लोहा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और कोई भी चुंबक द्रव अवस्था में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। पहला चीज, चुंबक को जब हम गर्म करते हैं तो उसके चुंबकीय गुणों का ह्रास होता है, लेकिन इतना ताप प्राप्त करने के बाद भी पृथ्वी के चुंबकत्व गुणों का ह्रास नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी के क्लोड में उपस्थित लोहे को भूगर्भ शास्त्री चुंबकत्व का स्रोत नहीं मानते हैं। ठीक, ये हो गया। अब भू चुंबकत्व में हम दूसरे चीज में चलते हैं, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, ठीक है। दिक्पात कोण से पहले एक छोटा सा मैं आपको भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बारे में बताऊं। याम्योत्तर कुछ अटपटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस टॉपिक को मक्खन बना दूंगा। क्या हुआ कि जब हम पृथ्वी पर सूर्य की ओर बचपन में जब खड़े थे तो हमको दिशाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता था। तब ये कहा जाता था कि आप अपने मुंह को सूर्य की ओर करके खड़ा हो जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे हूं, ये बोर्ड जो है, ये व्हाइट बोर्ड दक्षिण दिशा में है, ये पूर्व दिशा, मैं सामने जिधर हूं दक्षिण, ये पश्चिम। अब पूर्व की दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाओ, पीठ की ओर पश्चिम होगा, इस हाथ की ओर उत्तर, इस हाथ की ओर दक्षिण। ऐसा बचपन में पढ़ाया गया था। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो है ये हो गया क्या हमारा पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ उत्तर, और ये हो गया साउथ दक्षिण। ठीक है, ये कब हुआ? ये तब जब हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये सूर्य के अनुसार हुआ।
और सूर्य के अनुसार ये जो दिशाएं हैं ये कहलाती है क्या, भौगोलिक दिशाएं। ये क्या कहलाती हैं, भौगोलिक दिशाएं। और भौगोलिक दिशाओं के अनुसार जब हम नॉर्थ को साउथ से मिलाते हैं, जैसे हमने चुंबक में जाना कि चुंबक में नॉर्थ, ये हमने बनाया एक चुंबक, ठीक है, चुंबक का ए नॉर्थ ए साउथ, तो जब दोनों ध्रुवों को मिलाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। जिस प्रकार हम चुंबक के नॉर्थ और साउथ को मिलाते हैं दोनों ध्रुवों को, तो हमको प्राप्त होता है चुंबकीय अक्ष। उसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दिशा में नॉर्थ और साउथ को जब मिलाते हैं तो ये मिला हुआ जो अक्ष प्राप्त होता है ये कहलाता है क्या, भौगोलिक अक्ष। ये कहलाता है भौगोलिक अक्ष, ठीक है। अब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ छोड़ देते हैं तो हम ये पाते हैं कि चुंबक जो है वो भौगोलिक उत्तर की ओर और भौगोलिक दक्षिण की ओर नहीं ठहरता है। चुंबक जो होता है वो सामान्यतः इस भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से हट करके कुछ यहां पर आकर के ऐसे ठहरता है, ठीक है, ऐसे आकर के ठहरता है। इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। जब हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकता हुआ छोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि चुंबक जो है वो भौगोलिक उत्तर की ओर आकर के नहीं ठहरता है। चुंबक जो होता है भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर दक्षिण से मतलब क्या है, सूर्य के अनुसार, ठीक है। तो जब यह चुंबक आकर ठहरता है तो वो पूर्णतः भौगोलिक उत्तर की ओर नहीं ठहरता है, वह भौगोलिक उत्तर से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये जो हमसे जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ क्या, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। और चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष में थोड़ा सा क्या हुआ, अंतर हुआ, यह थोड़ा सा झुका हुआ महसूस हुआ। तो ये जो दिशाएं प्राप्त हुई ये कौन सी है, ये है भौगोलिक उत्तर, ये है भौगोलिक उत्तर, यह भौगोलिक दक्षिण, यह भौगोलिक पूर्व और यह भौगोलिक दक्षिण, ठीक है। और ये जो हमको प्राप्त हुआ ये चुंबक का, ये मान लेते हैं क्या है, एक चुंबक का है, तो यह चुंबक से हमें जो प्राप्त हुआ ये कहलाया क्या, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर, और ये हो गया चुंबकीय दक्षिण, ठीक है। और चुंबकीय उत्तर और दक्षिण अर्थात भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में ये हमको जो मिला, ये जो हमको मिला ये कोण, यही कहलाता है कोण क्या, दिक्पात का कोण, यही कोण कहलाता है दिक्पात का कोण। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लिखने लायक जो है वो बताऊं कि मैंने अभी आपसे बात किया क्या, चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर। ये क्या है हमारा, यह एक तल है, ठीक है। ये क्या है, भौगोलिक अक्ष है। भौगोलिक अक्ष पर जब हम कोई तल ऐसे रखते हैं, जैसे मैं आपके पास ये एक तल है, ये एक कागज का तल है, इस कागज के तल को जब मैं इस भौगोलिक अक्ष पर इस प्रकार रखता हूं तो यह जो तल है ये भौगोलिक अक्ष पर मैंने रखा तो यह तल कहलाता है क्या, भौगोलिक यामयोत्तर।
फिर से समझिएगा, भौगोलिक अक्ष पर मैंने एक तल इसके लंबवत ऐसे रखा, तो यह तल कहलाता है क्या? भौगोलिक यामयुक्त तल। और जब दूसरे तल को मैं चुंबकीय अक्ष पर इस प्रकार से रखूंगा, जब दूसरे तल को मैं चुंबकीय अक्ष पर इस प्रकार से रखूंगा, ऐसे चुंबकीय अक्ष के लंबवत, तो यह तल कहलाएगा चुंबकीय यामयुक्त तल। ठीक, अब भौगोलिक यामयुक्त तल ये हुआ, ये चुंबकीय यामयुक्त तल, भौगोलिक यामयुक्त तल, इन दोनों के बीच में ये तो एक दूसरे को भी कागज में काटेंगे नहीं, लेकिन यह रेखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना, मैंने इसको भौगोलिक यामयुक्त तल ऐसे रखा, ठीक है, ये चुंबकीय यामयुक्त तल रखा। इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, यह कोण कहलाता है दिक्पात का कोण। मैं इसके परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया दिक्पात कोण का परिभाषा कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुक्त तल और भौगोलिक यामयुक्त तल के मध्य बनने वाला न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात का कोण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मतलब यह जो कोण है, इस कोण को हम दर्शाते हैं किससे? अल्फा से। ठीक, अब इसके दूसरे बिंदु पर आता हूं, नमन कोण। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, आप इसको जैसे डिस्क्राइब करके लिखना चाहें, बढ़ा के लिखना चाहें, जैसे डिस्क्राइब करके लिखना चाहें, लिख करके नोट कॉपी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आता हूं, नमन कोण। अब क्या है कि ये मान लेते हैं हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, गोल। ये भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से, ये क्या हो गया? ये हमारा इस प्रकार से भौगोलिक हो गया, ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, अब हम जब चुंबकीय सुई लेते हैं तो चुंबकीय सुई इस प्रकार से होता है, जिसमें ये तीर का दिशा नॉर्थ को और ये पीछे का दिशा साउथ को प्रदर्शित करता है। अब जब हम चुंबकीय सुई को यहाँ पर लेते हैं और चुंबकीय सुई से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, इस प्रकार लेकर चलते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यह चुंबकीय सुई क्या होता है? मुड़ते जाता है, उत्तर की ओर मुड़ते जाता है, ऐसे उत्तर की ओर मुड़ते जाता है। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुड़ते जा रहा है और एक स्थिति आता है जब यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर ये चला जाता है। ठीक, इसको जब हम पीछे की ओर ले आते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से चलते रहता है, ऐसे। ऐसे चलता है और एक स्थिति आती है जब यहाँ पर यह इसके साथ ऐसे हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा सोचिए, यही तो इसका होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम ज्ञात करना कक्षा 10वीं में, वेरी गुड, हम 10वीं में इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्ञात करना सीखे हैं। जब हम चुंबकीय बॉक्स लेकर के ऐसे चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से चलता है। अब जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो बात ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर क्या है? पृथ्वी के समांतर है, ये भी पृथ्वी के समांतर है, लेकिन हर स्थिति में यह पृथ्वी के समांतर नहीं है। यहाँ देखिए यह इसके लंबवत हो गया, यहाँ देखिए यह इसके लंबवत हो गया। अगर समांतर होता तो फिर तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर आकर के काट रहा, तो मतलब हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह पृथ्वी के समांतर नहीं है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे एक आपको लॉजिक की बात बताता हूँ।
मैंने अभी बताया ये तीर का निशान नॉर्थ को प्रदर्शित करता है। ये क्या मैंने यहाँ पर आपको बताया था अभी अभी, ये जो एरिया है ये क्या है हमारा चुंबकीय अक्ष को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय अक्ष में ए नॉर्थ है, ये साउथ है, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण। अब ये तीर का निशान अगर उत्तर है, ये चुंबकीय उत्तर है, तो क्या नॉर्थ नॉर्थ में आकर्षण होगा? क्या नॉर्थ नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित और साउथ साउथ को अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं ना। तो थोड़ा सा सोचिए ये कैसे हुआ, नॉर्थ नॉर्थ की ओर आ रहा, साउथ साउथ की ओर आ रहा है। इस बात को जब बहुत सभी वैज्ञानिकों ने जब जाना, क्योंकि यह कार्यक्रम पहले हो चुका था, तो अब क्या करें, बुक को काटे पीटे मिटाए सबको समझाएं, ऐसे करने में भूचाल आ जाता। तो यहाँ पर फिर ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, ये क्या है, हमने इसे एक चुंबक मान लिया। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो इधर N है और इधर S है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे चल रही थी नॉर्थ के से साउथ की ओर, वैसे चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा ना पृथ्वी की सतह और इन चुंबकीय रेखाओं के बीच में, यही कोण कहलाता है नमन कोण। कहने का मतलब जब हम चुंबकीय बॉक्स को, हमारे पास चुंबकीय बॉक्स हो, चुंबकीय बॉक्स को हम, ये हमारा तल क्या है मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर जब हम चुंबकीय बॉक्स को रखेंगे, चुंबकीय बॉक्स को रखेंगे, ठीक, तो चुंबकीय बॉक्स कैसे दिशा में चलेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरेगा। मैंने बताया मेरा बोर्ड क्या है, दक्षिण में है, तो उत्तर दक्षिण ऐसे ठहरेगा। अब जब मैं इस तल को बॉक्स के सहित ऐसे करूंगा, अभी मैंने ऐसे रखा, तो ऐसे रखने पर इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाया, दिक्पात का कोण। जब मैं बॉक्स को, अब तल को ऐसे खड़ा खड़ा करूंगा, ठीक है, अब जब खड़ा खड़ा करूंगा तो बॉक्स का जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी की ओर झुकेगा या नहीं झुकेगा? पृथ्वी भी तो भूचुंबकत्व है ना, तो पृथ्वी की ओर झुकेगा। अब क्षैतिज तल ये है, हमने जब चुंबक को रखा था तो ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, ऐसे रखा। अब इस तल को मैंने ऐसे किया तो क्षैतिज तल से क्या होगा, थोड़ा सा झुकेगा। तो क्षैतिज तल से झुकने से जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा नमन कोण। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि नमन कोण क्या है और दिक्पात कोण क्या है। चलिए मैं इसको बताता हूं। हाँ तो स्टूडेंट, अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपका है भौगोलिक नॉर्थ, मतलब इस तरफ आपका रियल में पृथ्वी का नॉर्थ है, और जो हमारे चुंबक भाई साहब हैं जिनको हमने क्षैतिज रखा इस तरह से, ये जो इनका एक पॉइंट दिखा रहा नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व, तो इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में फर्क है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। ये जिस तरफ दिखाई दे रहा है उस तरफ मैं स्केल से लाइन खींच देता हूँ, ये ऐसे दिखा रहा है। तो ये मैग्नेट का चुंबकीय नॉर्थ है। आपने देखा कि ये जो भौगोलिक नॉर्थ है और ये जो चुंबकीय सुई दिखाई दे रहा है, इसमें फर्क है। और ये जो कोण है, ये जो कोण है, इसको कहते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दिक्पात को कोण। अब इस चुंबकीय सुई से आपको समझ में आ गया कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब अगर मुझे नति कोण चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस बॉक्स को हमें ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये जो तल है ये क्षैतिज तल है और ये जो दिख रहा है ये है ऊर्ध्वाधर तल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये सुई ऐसे है, ये केवल ऐसे घूम सकती है, ये ऐसे एडजस्ट कर ली है नॉर्थ की तरफ। अब इस बॉक्स को यदि मैं उठा करके ऊपर रख दूंगा तो ये सुई ऐसे घूम सकती है।
अभी तो केवल ऐसे घूम सकती है, लेकिन जब ऊर्ध्वाधर तल पे रखूंगा तो ये यूं भी घूम जाएगी और ये दिखाएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की असली दिशा। इसे जैसे ही उठाकर मैं ऐसे रखूंगा तो ये जैसे ही क्षैतिज से जितना विक्षेप करेगा वही कहलाएगा नति कोण। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये रियल में जो नॉर्थ है और ये नॉर्थ जो दिखाई दे रहा है इसमें जो कोण है ये है दिक्पात का कोण। और इस बॉक्स को उठाकर मैं अगर ऊर्ध्वाधर तल पे रखूंगा तो चुंबकीय सुई ऐसे घूमेगी, तो वह क्षैतिज से जितना भी कोण बनाएगी वह कहलाएगा नमन कोण या नति कोण। इसको उठा करके मैं ऐसे रख देता हूं। ये देखिए गया नीचे की तरफ। अब ध्यान से देखिए, यह नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे गया है, देखा आपने? तो ये जितना नीचे क्षैतिज से गया है वो कहलाएगा आपका नमन कोण। ये देखिए नीचे गया ना, ये पहले ऐसे था, अभी झुक गया ऐसे। और जितना ये झुक गया है, यह झुके हुए के और सीधे के बीच का जो कोण निकाला जाएगा वह कोण कहलाएगा आपका नति कोण या नमन कोण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्षैतिज था, इसको हमने उठा दिया, ऊर्ध्वाधर हो गया। अब इस बॉक्स को यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको। ये क्षैतिज के साथ ये जितना भी कोण बनाया, ये क्षैतिज के साथ जितना भी कोण बनाया गया ना, नीचे थोड़ा सा देखो आप, तो ये लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कोण जैसे बनेगा इसके साथ में, ठीक ना? तो ये जो कोण बना रहा है ये कहलाएगा आपका क्या? नति कोण। डेरिवेशन में इसका नाम होगा थीटा और यह कहलाएगा आपका नति कोण। तो इसके चुंबकीय कोण और वास्तविक में भौगोलिक अक्ष का कोण, दिक्पात का कोण और इसके बीच का बना ये कोण कहलाता है नति कोण। चलिए वापस चलते हैं। अब आपने समझा दिक्पात कोण और नमन कोण क्या है। अब मैं इसका डेरिवेशन बना के बता रहा हूं, इसको मिटा के आगे बढ़। अब हमारा क्या है, ये हमारा क्षैतिज अक्ष है, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल पर हमारा जो चुंबकीय सुई है वो कुछ इस प्रकार से है। चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से है। चुंबकीय अक्ष को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये चुंबकीय अक्ष है, ठीक है। ये बीच में हमारा जो कोण बना ये कोण कहलाता है थीटा, हमारा नमन कोण। ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया, ठीक है। तो थीटा की ओर जो घटक होता है वो घटक क्या कहलाता है? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक H होगा, यह होगा B cos का थीटा, और ये जो वर्चुअल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, यह क्या कहलाएगा? V इक्वल टू B का साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इन दोनों का भाग लगाता हूं। जब इन दोनों का भाग लगाऊंगा तो क्या मिलेगा? देखो V बटे H, तो V का मान कितना है? B का साइन थीटा। H का मान क्या है? B का कॉस थीटा। अब B और B ऊपर नीचे कट जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा V बटे H। V क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक, H क्या है? क्षैतिज घटक, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या? भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व से संबंधित दिक्पात का कोण और नमन कोण, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं इसमें चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। अब फटाफट इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं चुंबकीय आघूर्ण के बारे में चलता हूं।
अब मैं आज के दूसरे टॉपिक को लेकर आ रहा हूं, जो है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि जब हम एक चुंबक लेते हैं, मैंने ये चुंबक लिया, इस चुंबक में ध्रुव प्राबल्य, मान लेते हैं इस चुंबक का ध्रुव प्राबल्य m है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके बीच की या इसकी प्रभावी लंबाई 2l है। स्टूडेंट, ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि चुंबक के एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर उसकी प्रबलता सर्वाधिक होती है, जिसे ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। तो दोनों ध्रुव प्राबल्य, किसी भी चुंबक में जब दो ध्रुव हैं तो दो ध्रुव प्रबलता होगी, साउथ की, नॉर्थ की, ठीक है। तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की जो दूरी है, जो उसकी प्रभावी लंबाई कहलाती है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक अर्थात कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल का m एक ध्रुव प्राबल्य, दोनों के बीच की दूरी 2l, अर्थात कैपिटल M इक्वल टू 2ml। यह होता है चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। इसका अगर मैं आप लोगों को एक और परिभाषा बताऊं तो इसका एक दूसरी परिभाषा ये होती है कि चुंबकीय आघूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चुंबक को, मान लेते हैं हमारे पास कोई ये चुंबक है, ठीक है, ये इसका N ध्रुव है, ये इसका S ध्रुव है, इसे हम किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। जब हम इसे किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो तय है कि यह इस चुंबक के ऊपर एक बल आघूर्ण लगाएगा, जो इस चुंबक को इसकी दिशा में मुड़े रखने का प्रयास करेगा। अगर चुंबक ऐसी स्थिति में है जब उसे हम दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक के ऊपर एक बल आघूर्ण लगाएगा, जो इसको ऐसे से ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। तो वो जितना भी बल आघूर्ण का यह चुंबक अनुभव करता है वही कहलाता है क्या, चुंबकीय आघूर्ण। तो मैंने आपको इसका दो परिभाषा बताया, ठीक है। अब होता क्या है, इस चुंबकीय आघूर्ण में दो ध्रुव हैं, ठीक है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर हम केवल द्विध्रुव नहीं कर सकते। क्यों? हम एक लेते हैं धारावाही लूप, ठीक है, हम लेते हैं एक धारावाही वृत्ताकार लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। क्या होता है कि जब हम एक धारावाही लूप या कुंडली या परिनलिका को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने चुंबक लिया, इस चुंबक के अलावा यदि मैं यहाँ पर एक धारावाही लूप लूं या कुंडली लूं या मैं परिनलिका लूं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके समान ऐसे घूमने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में धारावाही लूप का एक भाग उत्तरी ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। ऐसी स्थिति में धारावाही लूप को हम द्विध्रुव कहते हैं। ऐसी स्थिति में परिनलिका को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि उसके दोनों भाग में दो ध्रुव बन गए, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है ये बात? कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको मिटाकर। द्विध्रुव के रूप में धारावाही लूप हमारे पास क्या है, एक धारावाही लूप इस प्रकार है, इस प्रकार से इसमें इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसका ये क्या हो गया,
ये हो गया इसमें इसका क्षेत्रफल सदिश। जब इस धारावाही लूप में इस प्रकार से विद्युत धारा ऐसे कैसे चल रहा है, देखिए उंगलियों के मुड़ने की दिशा में इस प्रकार चल रहा है। तो जब इस दिशा में धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही, हम मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जब ऐसे चल रहा है तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब इसमें जो दिशा होगा चुंबकीय क्षेत्र का इससे बाहर की ओर होगा, इस प्रकार इस दिशा में। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, नॉर्थ से चलती है और साउथ में आती है। मतलब ये दिशा हुआ तो ये क्या होगा, ऊपर का सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे का सिरा जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इस प्रकार यह धारावाही लूप जो है दो ध्रुवों का निर्माण किया, ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव, नीचे का भाग दक्षिणी ध्रुव। तो यह धारावाही लूप क्या हुआ, द्विध्रुव के रूप में हुआ। अब इस धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, कितना होगा, इसका डेरिवेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसका माना लिख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित धारावाही वृत्तीय कुंडली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट, इस टॉपिक को बल आघूर्ण के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उसका वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। बल आघूर्ण का जब यहाँ पे बल आघूर्ण आता है तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू लगता है I/A/B sin थीटा। समीकरण नंबर 1, आई क्या है, धारावाही लूप में प्रवाहित धारा आई, ए क्या है क्षेत्रफल सदिश, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा क्या है, थीटा है क्षेत्रफल सदिश और बी के बीच में बनने वाला कोण। यदि मैं इस क्षेत्रफल सदिश को, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से दिखाऊं तो इन दोनों के बीच में ये जो बनने वाला कोण है, ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर से समझिएगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, इसमें स्थित एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली को जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने एक चुंबक के लिए यहाँ पर आपको बताया था कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम एक चुंबक रखते हैं ऐसे, तो यह इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा, तो लाने का प्रयास करेगा तो उस पर बल आघूर्ण तो लगेगा। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली धारावाही वृत्तीय लूप रखा हुआ है, तो जब उसको रखा जाएगा तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो उस धारावाही लूप को उस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा और वह बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इक्वल टू I/A/B sin थीटा। ठीक है, परंतु टाउ इक्वल टू MB sin थीटा, ये सूत्र आपने पढ़ा है ये वाले चित्र की सहायता से
कि चुंबक को ये वाला सूत्र आपने ये वाले चित्र की सहायता से पढ़ा है कि ये N ध्रुव हो, S ध्रुव है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है mb sin थीटा होता है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, mb sin थीटा इक्वल टू iab sin थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच, वेक्टर a मतलब क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर b मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण। यहाँ से b से b कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो बचेगा क्या, m इक्वल टू आई इंटू ए। ये होता है द्विध्रुव के रूप में धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। द्विध्रुव के रूप में धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। स्टूडेंट, इस प्रकार आज का वीडियो मेरी तरफ से पूरा होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, भूचुंबकत्व के बारे में कि पृथ्वी के अंदर अगर लोहा है तो भी भूगर्भ शास्त्री इसे चुंबकत्व का स्रोत नहीं मानते। नमन कोण के बारे में, भूचुंबकत्व के बारे में, दिक्पात कोण के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव के रूप में धारावाही वृत्तीय लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहूंगा कि संजय सर क्लास की ओर से प्रतिदिन प्रातः 8 बजे फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। वर्तमान में हम प्रत्यावर्ती धारा तक पहुंच गए हैं। आप भी अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे संपर्क कर आप प्रतिदिन लिंक प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।